हेलो दोस्तों, मेरा नया वीडियो आ गया है। आज का वीडियो है वैदिक युग का कालमेल। इसके लेखक है राजीव पटेल और सह लेखक है संजय कुमार सिंह। इस पुस्तक में भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, जो आज पढ़ाया जा रहा है वो, और जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई में, पुरातत्व साक्ष्य, उसके अंतर को बताते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या कालमेल हुआ है। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर और विदेशी यात्री जो आए हैं उनके किताबों के आधार पर बताया गया है कि कब कब क्या क्या कालमेल किया गया है। इस पुस्तक को विस्तार से पढ़ने के लिए आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक में मुख्यतः 6 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा किया गया है। नंबर 1 है भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में तालमेल। एक मानवतावादी इतिहास, एक शैक्षणिक इतिहास और एक उत्खनन इतिहास। मानवतावादी कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति का 1 लाख वर्ष से भी काफ़ी वर्ष पुराना स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास जो साइंटिफिक है वो कहता है कि भारत की मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृत का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्य देश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृत्युआन लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर ही है, मिलने का ही है। नंबर 2 है वेद सम्यक काल की भाषा लिपि के वेदना से निकला हुआ शब्द है, जिसे वेदना का शाब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता था, लेकिन दूतों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक के नाम सिर्फ वेद होकर रह गया है। नंबर 3 है जिस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी 4 वैदिक महाभूत, जैसे वैदिक मंत्र संस्कृत के छंदों द्वारा निर्मित होता है, वैदिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, और वैदिक यंत्र में आते हैं वैदिक देवी देवताओं की मूर्ति के साथ साथ उन सभी का मंदिर। वैदिक तंत्र में आता है वैदिक कर्मकांड से युक्त जीवन संस्कार के प्रचलन का प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि 4 वैदिक महाभूत के साक्ष्य कब से दिखता है। कालमेल नंबर 4 ये है कि वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य के समय चाणक्य था, जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था, तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं के साक्ष्य खुदाई द्वारा मिलता है, लेकिन चाणक्य का साक्ष्य किस स्थान पर खुदाई से मिला है ये आज तक ज्ञात नहीं है, और न ही कागज का कोई उल्लेख है। कालमेल नंबर 5 वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार की ब्राह्मणी ग्रंथ, यंत्र, तंत्र, मंत्र का साक्ष्य कब और कहाँ मिला है। कालमेल नंबर 6 शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन का आधार मानक वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहाँ मिला यह आज तक वर्णित नहीं है। देखते हैं इस पुस्तक में विस्तृत वर्णित कुछ चर्चाओं को। ईसा से पूर्व जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है उस समय
आज की जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। आखिर पूर्व काल में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनोकुलता अनुसार शब्दों को जोड़कर समाज में इतना ज़्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? वस्तुतः यह बमन और समन जिसको सम्राट ने संबोधित किया, वह बमन संबोधन विद्वान शब्द से होता था। मैक्सनीज के अनुसार और समन शब्द का पाली में दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें समन का पहला अर्थ मिलता है नष्ट करना, यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना, और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना। वहीं समन का दूसरा अर्थ पाली में श्रवण से मिलता है। श्रवण का अर्थ भी सुनना, अनुसरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समन शब्द का संबंध संभवतः भिक्षु से था। बमन शब्द आज से तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो जुगलबंदी की गई है, वह निश्चित ही कपोलकल्पित मान्यता है। उस बमन शब्द पर मैं कह सकता हूँ कि उसने आज वाली जाति सूचक नाम ब्राह्मण कतई नहीं बन सकता, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति के बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने अपने जाति और वर्ण सूचक संबंधों वाली शब्दों में बांधते हुए दिखाना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का लिखित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने कुल वंश का लिखित साक्ष्य छोड़ रखा है, लेकिन आज तक किसी सम्राट ने किसी भी लेख में अपने आप को किसी भी जाति, वर्ण या से जोड़ते हुए नहीं लिखा है। भारत में जाति की उत्पत्ति का इतिहास प्रमाणिकता के साथ 7वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। अगला पॉइंट चर्चा किया है कि आज के तथाकथित विद्वान लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अध्ययनीय रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन भी निश्चित हो गया होगा, और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा। वैदिक अनुयायियों की संतुष्टि हेतु अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि गुप्त काल के सभी गुप्त शासकों द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद लेखन करना संभव नहीं हो पाया, तो क्या उस वेद या वैदिकता के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचित सभी विख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद के ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन करवाना चाहिए था। और अगर ऐसे ज्ञान पठन पाठन होता तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देशी विदेशी पाठक का साक्ष्य जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों के अनुसार वेद में ज्ञान विज्ञान का अकूत भंडार भरा हुआ है, लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक को ज्ञान का कोई अध्ययन करता या अध्यापन करता दूर दूर तक अता पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि उन तमाम शिक्षण संस्थानों में किसी भी वेद या वैदिक संस्कृति का वैदिक उपासना स्थल स्थापित, हवन कुंड या वैदिक मूर्तिका या वैदिक भाषा लिपि संस्कृत द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का साक्ष्य अभी तक किसी शिक्षण संस्थान की खुदाई में नहीं मिला है। क्या इस पर कुछ कहेंगे तथाकथित लेखक महोदय? उस वैदिक पुस्तक का लिखा हुआ साक्ष्य तो बहुत दूर की कौड़ी है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के दौरान बहुत सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय और बाहर से पढ़ने वाले यात्री भी आते थे, लेकिन कहीं भी वैदिक धर्म से रिलेटेड कोई पुस्तकें या कोई चीज़ें पढ़ाया नहीं जाता था, ना मूर्तियों का वर्णन है। अगला है भारत विश्व गुरु था। यह बात तो आज किसी से छिपी नहीं है, लेकिन भारत किस लिए विश्व गुरु था, यह बात आज तक जरूर छिपाई गई है। आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते। आखिर क्यों खुलासा करने से डर लगता है? तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व का मानसपटल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्व गुरु होने पर के नाते आप लोग उन सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सच्चाई पर एकदम चुप हो जाते हैं, या उस सच्चाई की जगह आप अनाप शनाप बातों कर लोगों को इधर उधर घुमाने लगता है। ऐसा क्यों?
वैदिक युग के कालमेल में आगे लिखते हैं कि गुप्त वंश के समय आज साक्ष्य रूप स्वरूप काफ़ी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग का उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृति वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति को लोग शक द्वारा निर्मित शक संवत पंचांग से अपने आप को जोड़ते हैं, उसी प्रकार का एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के सभी कार्यालय में हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत पंचांग था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को जाता है, लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार करते हुए उसको हथिया लिया गया है। इसका विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवों का षड्यंत्र में देख सकते हैं। आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखकों के अंदर एक जबरदस्त मान्यता बैठ गई है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप पाठक लोग भी इस प्रकार की बातों से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत है तो फिर कुछ प्रश्न हैं जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब दें। लेखक ने जो किताब पढ़ते जो वैदिक सभ्यता मानते हैं और नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ सवाल दिया है जिनका चिंतन करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं लेखक द्वारा दिए गए सवाल क्या है। एक है, गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए, फिर उन विश्वविद्यालयों में अनेक ग्रंथों का पठन पाठन का कार्य क्यों नहीं होता। नंबर 2 है, गुप्त सम्राट के इस समय कई शिक्षण संस्थान थे, यानी उन संस्थानों में लेखन कला भी निश्चित ही हो रही होगी, फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट में क्यों नहीं करवाया। 3, अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ वैदिक मंत्र मिला क्यों नहीं है। नंबर 4, गुप्त सम्राट के कार्यकाल में इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करते हुए आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई, आखिर क्यों। इसमें लेखक ने कई पॉइंटों पर विस्तार से वर्णन किया है। या जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनमें कहीं भी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि जो गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय खोले गए थे उनमें वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन होता था या उनके रिलेटेड कोई चीज़ें मिली हो। ना ही जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने कहीं भी वैदिक धर्म के बारे में लिखा है, जबकि अन्य धर्मों के बारे में लिखा है जो उस समय होते थे। इस पुस्तक में लेखक ने मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया है जो मैक्सिस ने अपने दृष्टिकोण से यहाँ पर समाज में प्रभावित करने वाले वर्ग से रिलेटेड लिखा था। मैक्सिस ने लिखा है कि अपने दृष्टिकोण से यहाँ समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग यानी उनकी हैसियत एवं पेशे के हिसाब से तरलता के साथ बदलने वाला वर्ग 7 भागों में बांटा था। नंबर 1, विद्वान, 2 खेतिहर, 3 पशुपालक वर्ग, 4 कारीगर वर्ग, 5 सैनिक वर्ग, 6 दुकानदार वर्ग, 7 गरीब वर्ग। मैक्सिस ने अपने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। यहाँ के सैनिक या योद्धा खेतिहर या पशुपालक का सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान फसलों और पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। उसने यह भी लिखा है कि यहाँ विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों की कोई बस्ती नहीं है। यूनानी समाज के विपरीत यहाँ पर गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है, कोई विशिष्ट वर्ग मौजूद नहीं है। इंडिका में इन 7 वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया है। विद्वान वर्ग, किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते हैं और उस विद्वान वर्ग का कोई भी लोग प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं। खेतिहर वर्ग, सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है, यह द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। इन्हें राजकीय बंधनों से छूट प्राप्त था। राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं करता था। ये गांव में रहते और किसी कार्यवश शहर आते जाते थे।
ये उपज का चौथा भाग राजकोष को राजस्व के रूप में देते थे। पशुपालन वर्ग, ये गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षियों का शिकार करते थे। यह समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग था। कारीगर वर्ग, ये किसानों की खेती के औजार और साथ साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था। सैनिक वर्ग, कृषक वर्ग के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे। इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था। प्रशासकीय कर्मचारी, सभासद और कर निरोधक, ये लोग ऊंचे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते थे और विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय वित्तीय कार्य करते थे। नोट, उस समय का सारा वर्ग तरल वर्ग था, यानी कोई भी वर्ग अपने अनुभव और कार्य के आधार पर किसी भी वर्ग में आ जा सकता था। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये सारा वर्ग तरल से ठोस में बदलकर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में बदल गया, जो मरणोपरांत भी खत्म नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि मौर्य काल, गुप्त काल के दौरान भी वैदिक धर्म का कुछ भी साक्ष्य नहीं था। वहाँ जो 7 ग्रुप थे वो अपने कर्म अनुसार अपना पदवी या जो अपना वर्ग है उसको बदल सकते थे, उसमें कोई रोक टोक नहीं था। जैसे कि आज ब्राह्मण वैदिक काल में वैदिक धर्म में दिया गया है। जो ब्राह्मण है वो पैदाइशी ब्राह्मण है और शूद्र ही है। अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी हो तो आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।